नमस्कार साथियों, आज हम लोग पीटीटी टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पीटीटी जो प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट है, जो अभी हाल ही में फॉर्म भरे गए, जिसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल 2023 है और इस टेस्ट को गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा करवा रही है। इस टेस्ट में दो प्रकार के टेस्ट एक ही होगा, दो परीक्षाओं के लिए हो रहा है बीएड के। जो एक बीएड है 2 वर्षीय और एक बीएड है 4 वर्षीय। 2 वर्षीय बीएड उनके लिए है जो बीए कर लिए जिन्होंने और अभी 2 वर्ष कोर्स करके वो एजुकेशन विभाग में, शिक्षा विभाग में आ सकते हैं। और मुख्यतः जो नोबल पेशा है शिक्षक का, उस पेशे को अपना सकते हैं। अब ये जो पेशा है, इसमें आप प्राइवेट स्कूल में भी कर सकते हो, सरकारी स्कूल में भी एलिजिबल हो और केंद्र सरकार के स्कूलों में भी एलिजिबल हो, और दूसरी खूब सारी जो शैक्षणिक संस्थानें हैं वहाँ पर ये आपको एक योग्यता प्रदान करेगा और उस डिग्री की जो प्रोफेशनल डिग्री, उसकी योग्यता के आधार पर ही आप आगे जीवन में अपना ये पेशा अपना सकते हैं। अब जो मुख्यतः 2 वर्षीय बीएड कोर्स और 4 वर्षीय बीएड कोर्स किन के लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2 वर्षीय बीएड कोर्स जिसने बीएससी, बीए या बीकॉम कर ली और अब वो शिक्षक बनना चाहता है तो 2 वर्षीय कोर्स करेगा और उसने 3 वर्ष ऑलरेडी बीए में गुजार दिए। अब वो 2 वर्षीय बीएड कोर्स करके शिक्षक बन सकता है। बीएड कोर्स करके कौन कौन से शिक्षक बन सकते हो आप? तृतीय श्रेणी अध्यापक, जो आजकल अध्यापक बोलते हैं, वरिष्ठ अध्यापक, जो सेकंड ग्रेड अध्यापक है, और इसके साथ साथ स्कूल लेक्चर, आप ये तीनों एग्ज़ाम दे सकते हो। ये तीनों एग्ज़ाम कहीं पर भी आप दे सकते हो, कोई स्टेट में दे सकते हो, राजस्थान सरकार की जो स्कूल है उनमें दे सकते हो, प्राइवेट स्कूलों में जा सकते हो, इसके साथ साथ आप केंद्र की स्कूलों में, केवीज में जा सकते हो, और दूसरा स्टेट भी अगर आपको मौका देता तो आप वहाँ भी इस पेशे के आधार पर नौकरी कर सकते हो या आप इस कोर्स से नौकरी पा सकते हो। अब जो 4 वर्षीय कोर्स के बारे में बात करते हैं, 4 वर्षीय कोर्स है, ये मुख्यतः उन विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं पास कर ली और बीए के साथ साथ अपना बीएड कोर्स करना चाहते हैं। ये एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको 4 वर्ष ही लगेंगे और बीए और बीएड करते तो आपको 5 वर्ष लगते हैं। अब 4 वर्षीय जो कोर्स है उसमें आपकी ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब आपका बीए हो जाएगा, या आप बीकॉम करें तो बीकॉम भी साथ में हो जाएगा, या बीएससी करें तो बीएससी साथ में हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल डिग्री बीएड भी हो जाएगी। अब ये 4 वर्षीय कोर्स में क्या रणनीति है और किस प्रकार की परीक्षा होगी, कौन कौन छात्र बैठ सकता है, वो तो आपने फॉर्म भर दिए होंगे, और परीक्षा क्या है, परीक्षा का पैटर्न कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज मुख्यतः। बताइए। जो सर जिस प्रकार से बता रहे हैं पीटीटी की जो परीक्षा है उसके पैटर्न की अगर हम बात करें तो उसमें ये पेपर 4 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा है वो मानसिक योग्यता का है, जिसमें 50 प्रश्न आएंगे और 50 प्रश्न होंगे। जो एक प्रश्न 3 नंबर का होगा तो टोटल 150 नंबर का ये आपका भाग होगा। और दूसरा जो खंड है वो है टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। ये है, इसमें भी 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न 150 नंबर के हो जाएंगे। और खंड सी है वो सामान्य जागरूकता, या जिसे हम जीके कहते हैं, जिसमें भारत है, राजस्थान है, पूरा का पूरा जीके कवर होगा और इसमें भी 50 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर के। और खंड डी जो है वो भाषा से जुड़ा हुआ है, जो अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से एक ली जा सकती है। अगर आप अंग्रेजी के ज़्यादा जानकार हो तो अंग्रेजी ले सकते हो, और हिंदी के जानकार है तो हिंदी ले सकते हैं। और वो भी 50 सवाल होंगे और इस प्रकार से इसके भी 150 अंक होंगे। और टोटल जो ये एग्ज़ाम है ये 600 मार्क्स का होगा और इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। सबसे अच्छी बात है, इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण मेरी सलाह ये है कि जो भी विद्यार्थी बैठे या जो भी परीक्षार्थी है वो एग्ज़ाम में बैठता है, उसको 100% सवालों को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका नसीब है उसमें भी आपका भला हो जाता है। इसलिए आपको कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है और समय का बिल्कुल ध्यान रखना है। समय 3 घंटे है, 3 में भी कुछ सवाल है जिसमें नसीब की बात अगर करें तो नसीब से ज़्यादा ये होता है कि कई बार अपने पूरा ना पढ़ा हुआ हो वो भी याद आया और उसको हमने एक आइडिया के साथ कर लिया तो भी सही होने की संभावना रहती है। अब ये जो एक है कि कुल मार्क्स 600 और टाइमिंग 3 घंटे है, और प्रत्येक सही उत्तर का प्रत्येक सवाल वो 3 अंक का। 3 अंक में एक बात करें, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें जो टीचिंग एटीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट आता है उसका जो सवालों का जो आंसर है, उस आंसर के
एक आंसर के 3 नंबर है, दूसरे आंसर के 2 नंबर है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है, नहीं हाँ सॉरी 3, 2 और 1 और 0, 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में से अगर आपका बिल्कुल सही वाला ऑप्शन किया तो 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर पूरे के पूरे 3 अंक मिलेंगे। और उससे थोड़ा सा कम पॉजिटिव है तो उसमें 2 अंक हमें मिल जाएंगे। और ठीक ठाक उत्तर अपना है तो इसमें पॉजिटिविटी के आधार पर या जो सकारात्मक सबसे उत्तर है उसके आधार पर अंक मिलते हैं। 3, 2, 1 और 0 का पैटर्न चलता है। 0 उसी को मिलेंगे जो बिल्कुल नेगेटिव बात विचार करता है। अब जो मुख्यतः टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो 150 क्वेश्चन है वो आपके समझ पर आधारित सवाल है। यहाँ पर आपके पढ़ा हुआ भी काम आएगा, इसके साथ साथ आपकी समझ कैसी है। अगर आप पॉजिटिव विचारों के या सकारात्मक विचार रखते हैं और आपकी शिक्षक में रुचि है तो आप किस प्रकार क्लास हैंडल करोगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करोगे। जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, शिक्षा विभाग में है तो हमको पता है किस प्रकार हैंडल, ऐसे ही आप देखते हो और अपना विचार रखते हो कि भाई इस प्रकार हैंडल करना चाहिए। क्लास में कोई मान लो अगर हुड़दंग करने वाला बच्चा है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, उसको सजा दोगे तो 0 नंबर मिलेगा, उसको अगर आप मोटिवेट करोगे 3 नंबर मिलेगा और उसको पेरेंट्स को बुलाओगे तो 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से कुछ पैटर्न्स लागू होंगे और उसी के अनुसार इस प्रकार के सवाल आते हैं। मानसिक क्षमता या मानसिक योग्यता संबंधी अब चर्चा करेंगे। मानसिक योग्यता जो मुख्यतः 50 सवाल आएंगे और 150 अंक के आएंगे। इसमें आपके जो विषय है वो आरेखन, निष्कर्ष है, रचनात्मक सोच है, सामान्यकरण, निर्णय और निर्णय लेना, कल्पना और विचार, ये सब इसमें कुछ गणितीय सवाल आएंगे, कुछ आपकी रक्त संबंधी आ सकते हैं या कुछ दूसरे सवाल आ सकते हैं। जो मानसिक योग्यता संबंधी जो सवाल आते हैं वो मुख्यतः आपको हमेशा पॉजिटिव विचार रखना है और इस प्रकार के सवाल करते समय केवल सवाल के ऊपर ध्यान रखना, न कि आपको अपने ऊपर ध्यान रख करके या दूसरे के संबंध स्थापित करके। ऐसा हो सकता है जैसे त्रिभुज वाला सवाल आ गया, जैसे कि इसमें कितने त्रिभुज है, इस प्रकार से कोई सवाल आता है तो ऐसे सवालों के लिए कुछ अगर प्रैक्टिस की हुई हो और फिर उसके पूरे बड़े त्रिभुज से जैसे शुरू करते हैं, फिर वो छोटा त्रिभुज वो किस प्रकार से निकाला जाता है उसका एक निश्चित पैटर्न रहता है। उस पैटर्न से आप आगे बढ़ोगे तभी आप वो सारे के सारे त्रिभुज या जो भी आपका सवाल है उसको हल कर पाओगे। नहीं तो उसमें 25 ऑप्शन दे दिया, 12 दे दिया, 16 दे दिया तो एक ऐसे तुक्के से ये काम नहीं होगा। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा सा आपका जो तर्क क्षमता है उसके आधार पर तर्क का विश्लेषण होगा, उससे होगा। अभी समय तो केवल 1 महीना बचा है। इसमें आप उन जैसे किताब ला करके या गाइड ला करके जो मुख्यतः मैं तो आपको बता सकता हूँ लक्ष्य की गाइड ले आए या आप प्रारंभिक मानसिक योग्यता दुष्यंत की जो गाइड आती है विनय करण सर की, वो भी ला सकते हो। और समय बहुत कम है, इस समय का आप जितना ज़्यादा सदुपयोग करेंगे और वहाँ पेपर आप हल करते समय जितना आपने दिमाग का उपयोग करोगे और ये जो सवाल आते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, चाहे पीटीटी दो, चाहे डीएलएड का दो या चाहे भविष्य में कोई भी दो, आपका मेन तो आधार काम आएगा। काम ये मतलब कॉमनली ये रहते ही रहते हैं हर एग्ज़ाम में। जैसे आप भले ही डीएलएड दे रहे हो तो भी उसमें ये मानसिक योग्यता रहेगी और पीटीटी दे रहे हो तो भी रहेगी, कांस्टेबल दे रहे हो, रीट दे रहे हो, कोई काम आएगा, कांस्टेबल में भी आएगा, सब में ये चीज़ें काम आएगी। और इसके लिए जो ये बुक बता रहे हैं अभी सर उसका नाम है प्रारंभिक मानसिक योग्यता, जो लुसेंट की आती है और जिसके लेखक है डॉक्टर विनय करण। ये अच्छी पुस्तक है, अगर अभी जो दे रहे हैं वो भी लेकर आए थोड़े, जितने उसमें से 5-10 हर एक्सरसाइज से सवाल कर पाए तो भी ठीक है। और जो ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी 11वीं में है या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई क्लास में है, आगे पीटीटी देना चाहता है या और भी कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए उपयोगी पुस्तक हो सकती है। ये जो पीटीटी वाला टेस्ट है ये सामान्यतः सब जो इस लेवल की प्रतियोगिताएं आती है उन प्रतियोगिताओं इक्वल लेवल का है, जिसको कह सकते हैं अपना डी ग्रेड या तृतीय श्रेणी लेवल का। जैसे पटवारी हो सकता है, ग्राम सेवक हो सकते हैं, कांस्टेबल हो सकते हैं और अध्यापक हो सकते हैं। इन सब की भर्तियों का लगभग सिलेबस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बाकी कॉमनली एक जैसा ही होता है। और ये एक लेवल बनने के बाद हर एक जो परीक्षार्थी वो हर परीक्षा में सफल हो जाता है। आधार जो रहता है वो 10वीं तक का रहता है। 10वीं तक हमने जो पढ़ा है उसको किस प्रकार से पढ़ा है, समझा है और उस लेवल का ही, जैसे कोई बच्चा 5वीं में नवोदय का एग्ज़ाम देता है तो नवोदय के एग्ज़ाम से उसका लेवल अपने आप अप हो जाता है और उसकी मानसिक क्षमता वो बढ़ जाती है, उसकी सोच ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है और गणित के सवालों में तो विशेष तौर पर वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। अब उस मैटर को छोड़ो, आपने
फ्यूचर पास्ट में क्या किया क्या नहीं किया कोई बात नहीं, अभी 1 महीना उसमें आप अगर जी जान से लग जाओगे तो आराम से इसमें 150 की वैकेंसी आती है और आराम से सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा कोई डीपली कोर्स भी नहीं है, ज़्यादा कोई लेंथली इतना नहीं। 1 महीने में आराम से अगर आप डेली का पढ़ोगे 7-8 घंटे दोगे तो आराम से सिलेक्शन होगा। ये आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए और मेरा जहाँ तक विश्वास है आप सबका सिलेक्शन होगा जो मन लगा के पढ़ेगा, क्यों खूब सारी 1.5 लाख लगभग सीटें आती है। इस पेपर का जो दूसरा भाग है वो है शिक्षण अभिरुचि का, और शिक्षण अभिरुचि में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है नेतृत्व। नेतृत्व कौन करेगा? टीचर करेगा। और आप अगर एग्ज़ाम खुद दे रहे हो तो वहाँ पर खुद को टीचर समझना है, स्टूडेंट समझना ही नहीं है। ये समझना है कि मैं टीचर हूँ और मैं किस प्रकार से निर्णय लूँगा, वो मेरा जो निर्णय है उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा उस विद्यालय पर, उस बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो जिस हिसाब से हम जवाब देंगे, जैसे बिल्कुल पॉजिटिव जवाब हुआ तो मिल जाएंगे 3 में से 3 नंबर, थोड़ा सा ठीक ठाक जवाब हुआ तो 2 नंबर, थोड़ा उससे कम हुआ तो 1, और बिल्कुल नेगेटिव अगर हमारा जवाब रहता है तो हमें मिलता है 0 नंबर। इसलिए इसमें हमें पॉजिटिव जवाब ढूंढना है। जैसे एक उदाहरण हम बता सकते हैं, आप उदाहरण बता दीजिए। जैसे आप एक कक्षा संचालित कर रहे हो, मान लो आप 5वीं क्लास में हैं और कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको आप किस प्रकार कंट्रोल करोगे या उनको कैसे बिजी रखोगे। आप मान लो कॉपी जांच रहे हो, बाकी बच्चों से क्या करवाओगे? आप कहोगे मैं खिलाएंगे, या आप कहोगे एक से एक्टिविटी करवाएंगे, दूसरा उसका निरीक्षण करेगा, तीसरा कहेंगे आप उसका ध्यान नहीं रखोगे बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखना नेगेटिव बात है। अब आप जितनी पॉजिटिव वाली एक्टिविटी कराओगे वो आपका श्रेष्ठतम होगा और वही श्रेष्ठ उत्तर है, और उसमें आपको अंक मिलेंगे 3 में से 3। पॉजिटिव और मोटिवेशनल, जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाए, ऐसा भाव जिसमें होगा। शिक्षण और अधिगम 2 ही मुख्य होते हैं, और ये प्रक्रिया जहाँ जितनी सक्रिय रहेगी, इंटरएक्टिव रहेगी, इतना ही ज़्यादा आपका सफल जवाब होगा। अगली आती है इसमें संचार। संचार का मतलब है आप बच्चों को किस प्रकार पढ़ाते हो, आप टीचर हो तो किस प्रकार उनकी जो अपन ज्ञान दे रहे हैं वो बच्चे तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। अगर बच्चा ग्रहण कर पा रहा है तो वो अपना ज्ञान है सफल है, या अपन शिक्षण कर रहे हैं वो बिल्कुल सफल है। अगर वो नहीं कुछ भी सीख नहीं पा रहा, उसकी उस संचार 0% है या 25% या 75%, 100% तो संचार होता ही नहीं, क्योंकि हम भी पढ़ा रहे हैं। तो अगर एक बार पढ़ाने से बच्चों को 100% याद हो जाए तो वो बच्चे सब तो मेरिट में टॉप आएंगे, पर ऐसा होता नहीं। यानी इसमें यह है कि संचार प्रक्रिया जो है कि क्लास पूरी बैठी होती है, जैसे 100 बच्चे हैं या 50 है, इतने अपने पास बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे अपने साथ इंटरेक्शन में है, अपने साथ तालमेल है उनका, वो हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा श्रोता का और वक्ता का आपस में तालमेल होगा, उतनी ही संचार प्रक्रिया है वो सफल हो जाएगी। जैसे इसमें कहा जाता है कि संचार अंतरक्रियात्मक होता है। दोनों पक्ष जब बराबर रूप से सक्रिय रहेंगे, शिष्य और टीचर, तभी वो संचार प्रक्रिया पूरी सफल मानी जाती है। तो इसमें शिक्षण अधिगम का एक महत्वपूर्ण ये भी पहलू है, इसलिए इसमें भी हमें पॉजिटिव रहते हुए जवाब देना है। फिर जागरूकता, आपकी समझ कैसी है शिक्षा के प्रति, आप कितने जागरूक हो, आप अपडेट कितने रहते हो, अभी किसी को शिक्षा संबंधी अवार्ड मिला है या शिक्षा संबंधी किसी ने अच्छा काम किया, नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें क्या है, इस प्रकार के सवाल भी बन जाते हैं। तो ये भी है सामाजिक परिपक्वता। इसमें आप सामाजिक रूप से एक शिक्षक के नाते कितना समाज को प्रभाव डाल रहे हो और आपके क्या क्या दायित्व है। जैसे आप एक शिक्षक का काम एक अध्यापन करवाए नहीं है, इसके साथ समाज का एक मुख्य अंग होते हुए तो समाज सुधार में भी कार्य करना है, समाज की जो कुरीतियाँ उनको निवारण करने में आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। हाँ, और अगला जो है वो है सामाजिक परिपक्वता, यानी एक शिक्षक किस प्रकार से अपने स्टूडेंट को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाएगा, उसको इतना मजबूत बनाएगा कि वो समाज में जहाँ भी जाए उससे सम्मान मिले, वो एक आदर्श नागरिक बन जाए। इसके लिए एक टीचर क्या करेगा, इस हिसाब से सवाल यहाँ पर बन सकता है। और फिर आती है व्यावसायिक प्रतिबद्धता। व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रति अगर आप एक शिक्षक हैं और आप अपना व्यवसाय शिक्षक के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप शिक्षक का जो पेशा है उसके प्रति कितना आप 100% दे पाते हो, नहीं दे पाते हो, या आप दूसरे सामाजिक कार्य करते हो शिक्षक नहीं करके दूसरे प्रकार के एक्टिविटी में ज़्यादा रुचि लेकिन इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। फिर दूसरा अंतर्व्यक्तिक संबंध। अंतर्व्यक्तिक संबंध है कि आपका दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, आप दूसरे समाज के लोगों के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करते हो। आप शिक्षक का पेशा है वो एक नोबल पेशा है, इसमें समाज
मुख्य रूप से जुड़ा हुआ। एक शिक्षक पेशा जिसमें 100% समाज जुड़ा हो, बाकी जो भी पेशे हैं उसमें कुछ समय के लिए समाज जरूर आता है, पर यहाँ तो समाज का जो बच्चा है वो समाज से आया है, उसके पेरेंट्स हैं वो भी समाज से आए हैं, उसके साथ साथ अपन बच्चे को जब वापस भेज रहे हैं वो भी समाज में जा रहा है। तो मुख्यतः आपकी जो जिम्मेवारी वो समाज के प्रति है, भारत के श्रेष्ठ नागरिक बनाना है या एक श्रेष्ठ नागरिक कैसे बनाओगे, ये सब आपके दायित्व है, शिक्षक के दायित्व है। इस प्रकार की समझ जो शिक्षक रखता है, पॉजिटिव लेकर अगर आप उत्तर दोगे तो आप ये जो पार्ट है 50 में 50 सवाल आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, और आपके इसमें से 150 नंबर जो आसानी से मिल जाते हैं। ज़्यादा कोई इतनी इसमें ज़्यादा कोई पढ़ने वाला नहीं है। जैसे अंतर्वैयक्तिक संबंध हो गया, तो हम समाज के लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, बस इस पर आएगा, और उसमें सबसे अच्छा जवाब है वो देना है। नेगेटिव अपने को देना ही नहीं है, तो अपने पूरे में से पूरे अंक आ जाएंगे। फिर और इस प्रकार के जो है आपको केवल कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं जिसमें आप समझ पैदा हो जाएगी कि यार सवाल क्या पूछ रहा है और उत्तर क्या देना है। कभी क्या अपन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा नहीं। अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे और सवाल पढ़ लोगे कि भाई इसका उत्तर इस प्रकार पॉजिटिव आ रहा है, और उस समय आप बिल्कुल पॉजिटिव रह के सोचोगे कि यार मेरे को श्रेष्ठ शिक्षक ही बनना है, मेरा जो गुरु है श्रेष्ठ उसकी तरह मुझे बनना है, तो अपने आप ये बिल्कुल आसान सा पार्ट, सबसे आसान मुझे तो यही लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली या रटने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। जहाँ आपको याद करना हो या गणित का फार्मूला हो उसको बिल्कुल रटा जाए या इसको अप्लाई किया जाए, कुछ भी अप्लाई नहीं करना, केवल इतना समझना है मुझे एक श्रेष्ठ अध्यापक बनना, श्रेष्ठ शिक्षक बनना, ताकि मेरा जो विद्यार्थी मुझे आदर्श माने। इस प्रकार के आप समझ रखोगे तो अपने आप ये पार्ट हो जाता है। अगला पार्ट, अगला पार्ट है सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान में भी वापस 4 पार्ट में है, और उसमें पहला पार्ट आता है पर्यावरण के प्रति जागरूकता। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता टॉपिक में जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इस प्रकार के जो समसामयिक मुद्दे हैं उसके सवाल बन सकते हैं। और इसका जो मैटर है वो वैसे तो लक्ष्य की गाइड तो हर मैटर कवर करेगी आप अगर उसको पढ़ोगे, लेकिन तीसरे से लेकर 8वीं तक की जो बुक्स है उनमें हमने जो पर्यावरण संबंधी किताबें हैं, पर्यावरण खुद ही चलती है जैसे तीसरी से 5वीं की, तो वहाँ से बिल्कुल छोटी क्लास की किताब से आप उठाकर देखोगे तो वहाँ से सवाल बनेंगे और आपके एग्जाम में आएंगे और सही भी हो जाएंगे। ये जो सामान्य ज्ञान वाला है इसमें पर्यावरण प्रति जागरूकता, भारतीय इतिहास, संस्कृति, करंट अफेयर, राजस्थान के बारे में जानकारी, और अगला भाषा है। इसमें जो मुख्यतः 4 भाग है, इसमें मुख्य जो बातें हैं वो अगर आप तीसरी से लेकर 8वीं या 10वीं तक की सामाजिक की बुक और पर्यावरण की बुक पढ़ लोगे अच्छी तरह से तो इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। और रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के लिए आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हो रही पिछले 6 महीने से, उससे ज़्यादा पुराना नहीं आता। हाँ। पिछले 6 महीने और लेटेस्ट महीने भर या पेपर सेटर होता है 15 या साल भर का, जैसे मूमल है या फिर अपनी प्रतियोगिता दर्पण आती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अगर बात की जाए तो अच्छी एक जो मासिक पत्रिका है प्रतियोगिता दर्पण, उसको अगर आप इस महीने वाली पढ़ लोगे ना तो भी काफ़ी अच्छा आपने कवर हो सकता है। और उसके साथ क्रोनोलॉजी आती है, मासिक बिल्कुल छोटी सी बुक है क्रोनोलॉजी, उसको कर सकते हैं। इसमें जो भाग है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान करंट नहीं है, तो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए जो वार्षिकांक आता है वो ले आओ आप श्रेष्ठ। वही प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक आता है, वार्षिकांक बोलते पूरे वर्ष की घटनाक्रम आता है, और इसका भी आता है CSR का, कंप्यूटर सक्सेस रिव्यू, क्रोनोलॉजी का। इस वार्षिक में आपको मुख्यतः, जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, अभी ऑस्कर अवार्ड में एक संगीत गीत को मिला था अभी नाटो को, तो ये नॉर्मल चीज़ है। और अगर आप रुचि रखते हो तो खूब चला, फेसबुक पे चला, इंस्टाग्राम, आपको केवल अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखनी है और आराम से ये भी करंट अफेयर्स वाला भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है या फिर अखबार है, थोड़ा से ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं, थोड़े पास पड़ोस के प्रति अवेयर हैं, तो ये करंट अफेयर अपने सही हो सकते हैं। और क्रिकेट है, आपके जो बैडमिंटन वगैरह खेल है उससे जुड़े हुए आएंगे। और इसमें एक विशेष टॉपिक आता है व्यक्तित्व पर, तो उसमें जो अभी हाल ही के साल भर की जो पर्सनैलिटी है उस पर हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन से महान, भारत का राष्ट्रपति कौन है, राजस्थान का राज्यपाल कौन है, अभी किसको अवार्ड मिला, कौन सी फिल्म ऑस्कर में सेलेक्ट हुई, या इस प्रकार के सवाल आते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं आते हैं। जी जी बिल्कुल। और राजस्थान के बारे में जानकारी, हाँ राजस्थान के बारे में जानकारी जैसे भौगोलिक स्थिति है, मोटे मोटे तौर पर आएगा, कला है, संस्कृति है, नदियों के बारे में आ सकता है, भूगोल, अभी नए जिले कितने बड़े, कंठ में भी आ सकता है, राजस्थान में भी आ सकता है। ये अगर वर्गीकरण आया तो
नहीं, ये करंट का सवाल है, जिले कितने बड़े हैं, नए कितने जिलों की घोषणा की, जैसे 19 जिले हैं, तो इस प्रकार का करंट में आ सकता है। अगर वो वर्गीकरण आ चुका है और संपूर्ण रूप से खाका तैयार है तो ही सवाल बनेगा, नहीं तो पुराने जो 33 जिले वहीं से सवाल आएंगे। अरे भाई, इस प्रकार का सवाल है, करंट में आ सकता है कि नए जिलों कितने की घोषणा हुई है। हाँ, ऐसा आ सकता है। इसका नहीं कह रहा हूँ आप वो नए जिले कौन से बन रहे ये कर रहे, घोषणा क्या हुई, ये करंट जीके का सवाल है जिसमें बात कर रहे हैं अपन। अब राजस्थान के बारे में जानकारी ये भी मुख्यतः जो आ रही है, इनके बारे में जो बुकें हैं उनमें राजस्थान का जो लक्ष्य की गाइड है उसमें लिखा हुआ वो सफिशिएंट है आपके लिए। एक महीना रहा, ज़्यादा समय नहीं, आप एक गाइड कोई उठा लो और ढंग से पढ़ लो तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और जो अभी जैसे कुछ लोग हैं जो अभी तैयारी 1 साल के लिए कर रहे हैं, कोई सेकंड ईयर का बच्चा है, वो सोचे कि भाई मुझे इसके बाद बीएड करनी है, तो वो अगर चाहे तो 9th से लेकर 12th तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है वो चलती है, उनको पढ़े ढंग से, तो वहाँ से बाहर से कुछ आता ही नहीं है। और करंट अफेयर के लिए हमने बात कर ली, और भारतीय इतिहास और संस्कृति की आप बताइए। भारतीय इतिहास संस्कृति में इतिहास के जो 9वीं और में पाठ चलते हैं, 10वीं में चलते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं में कुछ जो लेसन चलते हैं उनको पढ़ लो। 12वीं की क्लास में भारतीय इतिहास ही पूरा मध्यकालीन, और इसमें कुछ सिलेबस तो दे नहीं रखा, अलग अलग टॉपिक, पर आपके क्लास से बाहर का नहीं आएगा। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो क्लासेज चल रही है ना, उनका जो सिलेबस है वो सफिशिएंट है आपके लिए। आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए कि हमारे भारतीय इतिहास का ये टॉपिक है, फिर सर जैसे बता रहे हैं वैसे उस किताब से उस टॉपिक को उठा करके पढ़ लीजिए। तो आप ज़्यादा विस्तृत दे नहीं रखा, केवल भारतीय इतिहास दे रखा, इसमें ये टॉपिक नहीं दे रखा कि भाई मुगल काल में आएगा कितने नंबर का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जो केवल और केवल 12वीं लेवल का एग्जाम और 12वीं लेवल तक का आपका इतिहास आता है तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जी। और अब है हमारे भाषा की बात। तो भाषा में 2 ऑप्शन रहते हैं अपने पास, एक होती है अंग्रेजी और एक हिंदी। तो अब अंग्रेजी जो लेना चाहता है तो वो तो अपने हिसाब से थोड़ी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और अपने हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी ऑप्शन में रहती है। तो इंग्लिश कम ही लोग लेते हैं, और इंग्लिश अगर कोई लेता है तो सिनोनियम और ये चीज़ें रहती होगी। लेकिन जहाँ तक बात है, मैं अगर हिंदी के पाठ्यक्रम की बात करूँ तो हिंदी में अपने सबसे पहले आता है कार्यात्मक व्याकरण। इसमें गद्यांश से जुड़े हुए सवाल आएंगे जिसमें समझ बनानी है। गद्यांश में क्या आता है, आपको करना क्या है कि उस गद्यांश को आप पहले सवाल मत देखिए। सबसे पहला काम ये करना है कि एक बार तो फटाफट जैसे अखबार पढ़ते हैं वैसे अपने को पढ़ लेना है, और उसके बाद उसको थोड़ा समझते हुए एक बार और पढ़ना है, और फिर सवाल एक बार देख लेने हैं कि सवाल क्या आया है, और जहाँ से सवाल आ रहा है वहाँ वापस उस गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ करके और अंडरलाइन कर देनी है कि यहाँ से ये उत्तर बनेगा। फिर चौथे राउंड में अगर हम सवाल हल करते हैं तो एक भी सवाल गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती है। अक्सर हम क्या कर देते हैं कि जल्दी जल्दी में करते हैं कि फटाफट गद्यांश है तो इजी है और हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें कम से कम 3 बार एक गद्यांश को पढ़ लेना चाहिए। उससे हमारी समझ बन जाती है कि इसमें जवाब कहाँ से क्या आएगा, क्या पूछना चाहता है, ये समझ में आ जाएगा। फिर है वाक्य रचनाएं, तो इसमें तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस प्रकार के कुछ। हिंदी व्याकरण अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अपने चलती है 9वीं से लेकर 12वीं तक की, बिल्कुल आसान सी बुक है, अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, और उसको आप अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से ही लगभग आपके सवाल आएंगे। और शब्दावली में विलोम शब्द आते हैं, शुद्ध शब्द आते हैं। अब इनकी तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। पर्यायवाची आते हैं, तो यहाँ पर पर्यायवाची इस प्रकार से आएंगे कि निम्न में से कौन सा अलग है। तो 3 तो पर्यायवाची दे देंगे और एक अलग दे दिया, तो एक अलग दिया, जैसे पवित्र आ गया, शुद्ध आ गया, निर्मल आ गया, और चौथा शब्द लिखा हुआ है कोई मोहक, आकर्षक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो चौथा ऑप्शन सीधा सा अलग हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हमारा शब्द भंडार अच्छा है तो हम उस सवाल को आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ तर्क आधारित भी आएंगे कि अगर भाई कि रीना और ये इस प्रकार से जो ये सवाल बनाए जाते हैं, 3 शुद्ध से दिए, एक अशुद्ध दे दिया, एक अशुद्ध दे दिया। इसके साथ ही कुछ एक सांकेतिक आते हैं कि उसने इतने रुपए कमाए तो उसके पास कितने होंगे। हिंदी में भी आजकल ये पैटर्न चलता है कि पहले एक तर्क दे देंगे, फिर एक विचार, उसका विश्लेषण आएगा कि अलग शब्द छांटना है। पर्यायवाची दे दिए तो उसमें पर्यायवाची नहीं है वो छांट लेना, या एक प्रकार का अर्थ वाले मुहावरे दे दिए बिना, वो आएगा। उसके अलावा एक कथन वाला है, एक कथन होगा और एक
उसका तर्क होगा कि ये कथन सही है या गलत है, इस प्रकार का भी आएगा। तो उस कथन के आधार पर हमें करना है। वास्तविकता में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। सांकेतिक संरचना वाले जो सवाल बनते हैं वहाँ पर आपको कथन देखना है कि कथन में क्या कह रहा है, कथन के आधार पर जो तर्क दिया जा रहा है वो सही है या गलत है, वो आपको उसमें फिट बिठाना है। इस प्रकार के 2-4 सवाल आपके आ सकते हैं, तो आप इन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपके आराम से हो जाएगा। और हिंदी व्याकरण की बुक्स की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं से 12वीं तक की व्याकरण आपको जरूर और ज़रूर पढ़नी है। उसके साथ डॉक्टर राघव प्रकाश की जो हिंदी व्याकरण है वो भी अच्छी किताब है। अगर आपके पास समय है तो उसको भी ज़रूर पढ़ें, नहीं तो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली बुक से हो सकता है। और इसके साथ मेरा एक सजेशन ये है कि आप अभी से कुछ सिलेबस आपने कर लिया होगा या कर रहे हो, जो भी आपके प्रोसेस में चल रहा है, उसके साथ साथ कुछ मॉडल पेपर कीजिए। मॉडल पेपर जरूरी है। उससे क्या है, प्रैक्टिस हो जाए। कम से कम 10 मॉडल हर एक जो परीक्षा आती है उसको कर लेने चाहिए। उसको कर लेने चाहिए। 10-12 जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने आप मॉडल पेपर कीजिए। एक दिन में एक कर लो तो उससे सोने पर सुहागा हो जाएगा। मॉडल पेपर को भी समय के अनुसार करना चाहिए। जैसे 3 घंटे का समय, 3 घंटे में आपको मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेना, और उसके बाद आपको ईमानदारी से अपना अंक देने हैं कि भाई इसकी की देख करके अपन चेक करते हैं। ईमानदारी, अपनी ईमानदारी सबसे पहले, और उसका जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहा उसको एक बार और पढ़ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किया जा सकता है, एक और हो सकता है मॉडल पेपर का। जैसे हिंदी कर ली, किसी बच्चे ने हिंदी पढ़ ली, मान लो हिंदी वाला प्रभाग है वो पढ़ लिया है, तो वो हिंदी का दे दे। जैसे हिंदी के सवाल आ रहे 50, उन 50 सवालों को हल कर ले, चेक कर ले कि भाई ये मेरे सवाल है, इसमें से इतने सही हुए और जो जो गलत हुए हैं वहाँ से उस पूरे टॉपिक को वापस देख लें कि इस टॉपिक में मेरी कमी क्या है। मेरा तो एक विचार है, जो सिलेबस है मतलब 4 भाग है, तो इसको दिन के 8 घंटे आप पढ़ते हो, 2-2 घंटे दे दो सब पार्टों को, और उसके बाद एक संपूर्ण रूप से मॉडल पेपर कर लो। हाँ। बस, जिससे आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और उसका धीरे धीरे करोगे तो समझ पैदा होती रहेगी, किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, किस प्रकार हल करना है, क्या आंसर देना है। हाँ, कभी पूरा मॉडल पेपर एक साथ कर लिया, कभी भागों में कर लिया, कभी कैसे कर लिया, जो आपकी सहूलियत है उसके अनुसार आप कर सकते हो। इस प्रकार अगर आप तैयारी करते हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। आदमी तभी समझ पैदा होगी, तभी ज्ञान होगा जब आपका प्रयास करोगे। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होगा। आप अभी से, आज से ही प्रयास कर दो तो आपका जो पीटीटी का रिजल्ट आएगा जुलाई में, उसका आपका 100% सिलेक्शन पक्का होगी। ये हमारी आपके साथ दुआएं हैं। धन्यवाद।